हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्पशिया स्पेक्ट्रम। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो ये रिवीजन ऑफ प्री एक्लेम्पशिया पैथोफिजियोलॉजी बहुत थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो कैसे ये एक्ट कर रहे हैं प्रिवेंटिव थेरेपीज ये हमें समझ में नहीं आएगा। देन व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज, मतलब दवाइयाँ कौन सी देनी है, मॉडिफाइबल फैक्टर्स एडजस्टमेंट एंड नीवर थेरेपीज अंडर ट्रायल, जो कि हो सकता है अभी तो इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है बट फ्यूचर में इनका हो सकता है बहुत रोल आ जाए। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि कुछ फैक्टर्स मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। सपोज अगर किसी की एज है तो दैट इज नॉन मॉडिफाइबल, मतलब एज को तो हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते। बट अगर किसी का वेट है उसको हम लोग डाइट और एक्सरसाइज से कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो दैट इज मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो जो पैथोफिजियोलॉजी थी, तो उसमें हम लोगों ने पिछले पैथोफिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था, लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं। फैक्टर्स जो हाइपरटेंशन बढ़ाते हैं वो बढ़ जाते हैं, लाइक जो एंजियोटेंसिन 2 बढ़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। और जो वेसल्स होती हैं उनकी सेंसिटिविटी एंजियोटेंसिन 2 के लिए बढ़ जाती है। थ्रोम्बोक्सिन A2 ये भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इंटरल्यूकिन 6, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लिपिड मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी जिससे कि फ्री रेडिकल्स बनेंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिनेज एक एंजाइम होता है जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, एंजियोटेंसिन 2 को ब्रेक डाउन करता है। तो इससे क्या होगा कि अगर एंजियोटेंसिनेज की जो कंसंट्रेशन है कम होगी तो एंजियोटेंसिन 2 अपने आप बढ़ जाएगा। जो वेजोडाइलेटर प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो कि एक माइक्रोजेनिक या कहिए कि एंजियोजेनिक प्रोटीन है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अगर कोई मान लो प्लेसेंटा में कहीं पे सीमिया हाइपोक्सिया प्लेसेंटल इंजरी होती है तो वहां पे न्यू वेस्कुलराइजेशन नहीं हो पाएगा और यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो नहीं रिस्टोर हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर सब्सटेंसेस जो है उनके बीच में एक इम्बैलेंस हो जाता है। दैट विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपरटेंशन, इंजरी टू एंड ऑर्गन्स। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होगा, एंडोथेलियल इंजरी होगी। तो जहां भी इंजरी होगी वहां प्लेटलेट्स आ करके प्लाक बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो वेसल्स का ब्लॉकेज हो जाएगा, ऊपर से कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीनूरिया। इसके अलावा हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था स्क्रीनिंग में कि बहुत सारे फैक्टर्स बॉडी में बढ़ते हैं। तो स्पेशली जो हम लोगों को देखना है वो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो थे, लाइक सॉल्युबल एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर 1 और एंडोग्लिन, इनका बहुत सारा रोल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या वो प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी मोडालिटीज ट्राई करी गई हैं, बट मोस्ट ऑफ सच इंटरवेंशन अपीयर इन इफेक्टिव। कुछ ही हैं जो कि इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज पे, मतलब क्या क्या मेडिकेशंस अवेलेबल है हमारे पास जो हम लोग देते हैं आजकल। फर्स्ट नंबर पे आता है उसमें एस्पिरिन प्रोफाइलैक्सिस। तो एस्पिरिन के लिए जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो इतना ये ट्रायल के नाम जानना जरूरी नहीं है। बट जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए ये ट्रायल, दो ट्रायल के नाम एस्पर ट्रायल और क्लास ट्रायल हो सकता है आपसे एग्जामिनर कभी पूछ ले, तो इसके बस नाम याद रखते हैं। एस्पिरिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए किए गए थे ये ट्रायल की इनकी एस्पिरिन की कितनी एफिकेसी है प्रोफाइलैक्सिस में। Currently, aspirin is the only medication that is recommended for prevention of pre-eclampsia. अब ये काम क्या करता है, एस्पिरिन जो होता है वो दैट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो कॉक्स 1 जो होता है वो इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी जिससे पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। कॉक्स 2 थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को कम करेगा, ये तो इससे क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। एंड तो ये दोनों अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दैट देयर विल बी एनाल्जेसिया इफेक्ट, मतलब पेन रिलीफ होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रहेगा एंड रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग। एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन। तो एस्पिरिन इज बेसिकली एंटी प्लेटलेट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। नाउ दैट व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ इनिशिएशन, कब एस्पिरिन हमें स्टार्ट करना है, तो इसके पहले स्क्रीनिंग वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई भी मोडालिटी
हमें प्रिवेंशन के लिए स्टार्ट करनी है तो इट शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। और बेसिकली सेकेंड वेव ऑफ जो ट्रोपोप्लास्टिक इन्वेजन है उससे पहले तो जरूरी स्टार्ट करनी है। तो जितनी जल्दी हो सके एस्पिरिन स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो 16 वीक्स से पहले तो जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट अगर सपोज 16 वीक्स के बाद हमारे पास पेशेंट आती है तो इट कैन बी स्टार्टेड इवन अप टू 20 वीक्स विद सम बेनिफिट्स। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं स्टार्ट करेंगे इफ द पेशेंट इज कमिंग नीट। What is the dose? तो there is no clear consensus on a single best dose of aspirin। अगर सपोज आपने पेशेंट की स्क्रीनिंग करी है HDP जिस्टोसिस स्कोर से और उसमें स्क्रीन पॉजिटिव आया है तो रिकमेंडेड डोज 75 मिलीग्राम पर डे है एंड इट शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपने मल्टी मॉडल स्क्रीनिंग करी है और स्क्रीन पॉजिटिव आया है पेशेंट तो इट द रिकमेंडेड डोज इज 150 मिलीग्राम पर डे। और कब तक ये देते रहना है? इट शुड बी गिवन टिल 36 वीक्स ऑफ कंप्लीटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 36 के बाद जो एस्पिरिन है वो एंटी प्लेटलेट है, मतलब इसका एक्शन लगभग 1 वीक तक रहेगा जो कि प्लेटलेट की हाफ लाइफ है। तो अगर हम 36 पे बंद कर देंगे तो 37 तक एस्पिरिन का इफेक्ट जाएगा एंड 37 इज द टर्म प्रेगनेंसी। तो उसके बाद सपोज अगर किसी वजह से डिलीवरी कराने की जरूरत भी पड़ती है या अपने आप लेबर पेन स्टार्ट भी होता है तो देयर विल नॉट बी एनी रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज और एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या फैक्टर्स हैं जो एस्पिरिन की एफिकेसी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोर देन 90% डोजेस शुड बी टेकन फॉर द रिस्क रिडक्शन। मतलब अगर किसी पेशेंट को आपने सपोज 100 डेज के लिए एस्पिरिन प्रेस्क्राइब करी तो कम से कम 90 डेज में जरूर पेशेंट को लेना चाहिए। बीच में अगर बीच बीच में करके 10 डेज के लिए मिस भी करते तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो एस्पिरिन शुड बी टेकन एट बेड टाइम। The second one is calcium supplementation. तो recommended dose है 1.5 to 2 ग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम। बट ये देखा गया है कि कैल्शियम का इतना कोई रोल नहीं है। बेसिकली जो ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें बेसलाइन कैल्शियम इनटेक डाइट में कम है तो उन्हीं में कैल्शियम प्री-एक्लेम्पसिया को प्रिवेंट करता है। नॉर्मल पॉपुलेशन में इसका प्रिवेंशन में इतना रोल नहीं देखा गया। सिमिलरली विटामिन डी, ये भी देखा गया कि विटामिन डी इज ऑल्सो हैविंग सम प्रोटेक्टिव इफेक्ट। बट तो डोज क्या देनी है? 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स ओरल विटामिन डी पर डे। लेकिन इसका भी बहुत ही वीक रिकमेंडेशन है। अगेन इट इज ओनली इफेक्टिव इन दोज इंडिविजुअल्स हु आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। नाउ कम टू हेपरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का अगेन इट इज देयर इज कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। तो इनिशियल जो ट्रायल्स हुए उसमें देखा गया कि अगर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को अकेला इस्तेमाल किया जाए या फिर कॉम्बिनेशन विद एस्पिरिन एस्पिरिन के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए तो ये कुछ हद तक प्री एक्लेम्पसिया, बर्थ वेट लेस देन 5th परसेंटाइल, प्लेसेंटल एवरेजियो और स्टिल बर्थ को कम कर रहे थे। बट अभी रिसेंटली हेपे एंड एपीपीआई ट्रायल्स जो हुए they reported that effect of enoxaparin with aspirin in reduction of placental mediated complications including preeclampsia is almost similar to aspirin alone। तो ये कहा गया कि बेसिकली अगर आप एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोनों के दोनों के इफेक्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर तो फिर दैट मीन्स कि एस्पिरिन इज मच बेटर। तो और ये भी देखा गया कि ये भी कंक्लूजन निकाला गया कि हो सकता है जो अगर कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ एस्पिरिन। तो दैट्स व्हाई लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को हम लोग रेगुलर प्रोफाइलैक्सिस में इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ वैसे ही इंडिविजुअल्स में देते हैं जो कि पहले से थ्रोम्बोफिलिया के नोन केसेस हैं या फिर एब्ला सिंड्रोम वाले पेशेंट्स हैं। बाकी सब लोगों को एस्पिरिन इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ कम टू लाइफस्टाइल एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मतलब हम लोग क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट इज आईवीएफ पेशेंट, आईवीएफ के लिए पेशेंट जा रही है तो वी विल ट्राई टू ट्रांसफर सिंगल एम्ब्रियो। पहले क्या होता था मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर होता था तो उससे क्या होता था मल्टीपीटल प्रेगनेंसी हो जाती थी। तो उससे 2 या 3 प्लेसेंटा होते थे या फिर अगर सिंगल प्लेसेंटा है तो उसका साइज बड़ा होता था। एंड वी ऑलरेडी नो दैट प्लेसेंटा इज द इंसाइटिंग फैक्टर इन प्री-एक्लेम्पसिया। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें जो हाई रिस्क पेशेंट है उनमें तो खासकर।
जिससे कि प्रीएक्लेम्पसिया के रेट रिड्यूस हो सके। एक्सेसिव वेट गेन शुड बी अवॉइडेड एंड पेशेंट को हम लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज एडवाइस करनी है। ये देखा गया कि अगर सपोज अ पेशेंट इज डूइंग 140 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज of moderate degree, that is sufficient to increase, even if it is increasing heart rate, then also there is no significant adverse effect on fetus. तो हम लोग इजीली पेशेंट को सेफली मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन भी नहीं होगा। इसके अलावा लाइकोपीन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। तो ये सब चीजें रिकमेंडेड हैं। और क्या रिकमेंडेड नहीं है, कंप्लीट बेड रेस्ट, लो सॉल्ट इंटेक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली नॉट रिकमेंडेड। वैसे सोचा जाता है कि अच्छा हाइपरटेंशन हो गया, चलिए लो सॉल्ट जो है डाइट में कम कर दीजिए, बट ऊपर से सॉल्ट इंटेक कम नहीं करी जाती है। पेशेंट की जो रेगुलर सॉल्ट वाली डाइट है वही हम लोग उसको लेने के लिए बोलते हैं। कम टू न्यूअर मोडालिटीज, जो जिनका की नोवेल थेरेपी जो अभी हो सकता है फ्यूचर में इनका ज्यादा रोल है। तो ये जितनी भी न्यूअर थेरेपीज है, दे आर मेनली फोकसिंग, उनकी जो मैकेनिज्म है दैट इज मेनली फोकसिंग ऑन प्लेसेंटल हाइपोक्सिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टैटिन्स का। ये स्लाइड थोड़ी सी ओवर क्राउडेड जरूर दिख रही है, बट इसमें बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस आपको। स्टैटिन सभी जानते हैं, प्राइमरीली इनका यूज क्या है, टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल। और ये एक्ट कैसे करते हैं, दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए, दैट इज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो जो कि ये एंजाइम का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स HMG को एंजाइम टू मेवाइलोनिक एसिड, जो कि सारे कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर्स जो होते हैं उनका प्रिकर्सर है। तो अब स्टैटिन्स का प्री एक्लेम्पसिया रोल में कैसे रोल डिसाइड किया गया, तो ये देखा गया जो SFLT1 था, ये एक एंटी एंजियोजेनिक प्रोटीन है और प्री एक्लेम्पसिया में अप रेगुलेटेड रहती है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो स्टैटिन्स क्या करते हैं, इससे सिक्रीशन को कम कर देते हैं फ्रॉम द ह्यूमन अम्बिलिकल एंडोथेलियल सेल्स। इसके अलावा हीम ऑक्सीजनेज 1 मैसेंजर RNA, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं इन ह्यूमन अम्बिलिकल वेन एंड एंडोथेलियल सेल्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू वेस्कुलराइजेशन है, वेसल्स, न्यू वेसल फॉर्मेशन वो बना रहेगा। Other effects of statins are increased trophoblastic invasion, improved placental blood flow, anti-inflammatory and antioxidant effect, endometrial protection by inhibiting the platelet adhesion, and anticoagulant effects। तो इससे क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है स्टैटिन, बट क्या स्टैटिन्स हैं, क्या होते हैं, लाइपोफिलिक होते हैं, मतलब लिपिड्स में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से दे कैन इजीली क्रॉस द प्लेसेंटा एंड दीज आर टेराटोजेनिक। ये देखा गया कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्वास्टैटिन वगैरह का इस्तेमाल पेशेंट कर रही होती हैं तो फीटस में लिम्ब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाई FDA इज नॉट रिकमेंडेड द statins to be used in first trimester of pregnancy, और सारे statins को कैटेगरी X में रखा गया है। Now come to metformin. Metformin again decreases SFLT1 and soluble endocrine secretion from placental trophoblast. So it counteracts their anti-angiogenic effect, मतलब जो उनका anti-angiogenic जो वेसल proliferation के इफेक्ट कोई वेसल proliferation को ये जो कम कर रहे थे, इस एक्शन को ये काउंटरैक्ट करती है। That's why it improves placental perfusion and imbalance of angiogenic and anti-angiogenic factors, तो उसके बैलेंस को अच्छा कर देता है। ऑल्सो इसके अलावा एक दो चीज और क्या करता है, डिक्रीजेस द मार्कर्स ऑफ एंडोथेलियल डिस्फंक्शन एंड प्रमोटेड होल ओमेंटल ब्लड वेसल रिलैक्सेशन। कम टू L-arginine। L-arginine क्या करता है, बेसिकली इन प्री एक्लेम्पसिया अभी हम लोगों ने देखा देयर इज इम्पेयर्ड वेजोडाइलेटेशन कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपरटेंशन, क्योंकि वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर और वेजोडाइलेटेशन में इम्बैलेंस हो गया है। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ज्यादा हो रहा है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, वेजोडाइलेटेशन कम हो रहा है। तो इस वजह से प्री एक्लेम्पसिया, हाइपरटेंशन इन प्री एक्लेम्पसिया हो रहा था।
तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमें पता है कि इट्स अ पोटेंट वेजोडाइलेटर। एल-आर्जिनिन क्या होता है, इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट्स व्हाई देखा गया कि अगर हम लोग एल-आर्जिनिन का सप्लीमेंट करते हैं तो ये प्री-एक्लेम्पसिया में प्रोटेक्टिव हो सकता है। और कम टू इसोमेप्राजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये इसका भी सब लोग को पता है कि दीज आर वाइडली यूज्ड इन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, but esomeprazole was found to reduce anti-angiogenic factor secretion from primary trophoblast, that is SFLT1। तो आपने देखा कि हर जगह लगभग ये SFLT1 को आप हर जगह पिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये PPIs और क्या करते हैं, they reverse the endothelial dysfunction by reducing VCAM1 and ET1 expression, reducing leukocyte adhesion, enhancing the endothelial cell proliferation and endothelial tube formation। तो अगर आप लोग को इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बेसिकली नॉवेल थेरेपीज में, अगर आप बस थोड़ा थोड़ा सारे नाम याद रखेंगे और एक बस SFLT1 याद रखें तो आपका काम चल जाएगा। कम टू इम्यूनोमोडुलेटर्स। तो जो इम्यूनोमोडुलेटर्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड होती है, जो साइकिल चलती है इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन और उनके एक्शन की, वहां पे हर एक स्टेप को टारगेट करते हैं। तो ये क्या क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक एसुलिजुमैब, टैक्रोलिमस, एटानरसेप्ट, सल्फासिलाजीन, एंजियोटेंसिन 1 ऑटो एंटीबॉडीज, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इसमें से जो एसुलिजुमैब है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट 5 इनहिबिटर्स दैट इनहिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। जो सल्फासिलाजीन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून मॉड्यूलेटर है, बेसिकली आर्थराइटिस में इस्तेमाल होता है ये। एंजियोटेंसिन 1 ऑटो एंटीबॉडीज वो है रिटुक्सीमैब, एंड angiotensin converting enzyme inhibitor that is losartan। तो these are the immunomodulated substances that can be tried। इनके डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। All these are written just to fill the list of the preventive measures, जिससे कि कुछ भी छूटे ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। बेसिकली आपको जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज में एस्पिरिन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारा ज्यादा याद रखना है। बाकी सबके नाम नाम याद करेंगे तो चलेगा। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट, अभी इस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा उससे हमें समझ में ये आया कि थोड़ा बहुत हम लोगों को BMI पता होना चाहिए। WHO और इंडियन पर्सपेक्टिव्स में BMI में क्या डिफरेंसेस हैं। कैटेगरी ऑफ FDA कैटेगरी ऑफ ड्रग्स पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट इन लाइन इज मैनेजमेंट ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया। This is the only part remaining in hypertensive disorder of pregnancy. Rest all has been covered. So I think let's find it. I hope it's all clear. If it is clear to you, then please comment in the comment box and give a like. And also let me know if you want to learn, if you want to know something. Thank you so much.